हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। मेरा नाम है सविंद्र नखाते और आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। एक्चुअल में नंबर सिस्टम है क्या? नंबर सिस्टम में किसी भी संख्याओं को, चाहे वो गणितीय रूप में जो होता है, इनको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, उनके बारे में जानना, उनका कैलकुलेशन ही क्या हो जाता है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टमों को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें जानना जरूरी है, जैसे कि क्या होती है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर क्या है, होल पूर्ण संख्या है, पूर्णांक, अभाज्य, भाज्य, सहभाज्य। इनको जानना जरूरी है क्योंकि ये ही मैथमेटिक्स का बेस है, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो चलो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्याओं में किसी भी संख्या को गिनना, किसी वस्तुओं को गिनना, जैसे कि कैसे गिना जाता है 1 2 3 4, इस टाइप का जो गिनना होता है हम उनको प्राकृत संख्या में कहते हैं। जैसे कि 1 2 3, ऐसा कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। जब कोई भी संख्या 1 से शुरू हो, इन्फिनाइट तक हो। याद रखो दोस्तों, ये सिर्फ प्लस में है, ठीक है, ये इन्फिनाइट तक है, तो इसको हम प्राकृत संख्या कहेंगे। अब रही बात पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर क्या होगा? अगर मैं प्राकृत संख्या में जीरो शामिल कर दूं, ये दोस्तों, यदि मैं प्राकृत संख्या में जीरो शामिल कर दूं तो ये हो जाएगा होल नंबर। होल मतलब पूर्ण संख्या। ये प्राकृत संख्या क्या हुई? 1 2 3 इन्फिनाइट तक, यानी जीरो से बड़ा और 1 से प्रारंभ। प्राकृत संख्या जीरो को शामिल कर दिया जाए, यानी जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। ठीक है दोस्तों। अब देखो पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? यानी कि इसमें ऋणात्मक इंटीजर, ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो जब शामिल हो तो ये हो जाता है पूर्णांक इंटीजर। जैसे कि जीरो भी शामिल है, 1 2 3, इधर मैं इन्फिनाइट तक ले लूं, इधर आ जाऊं तो क्या हो जाएगा? -1 -2 -3, इधर कहां तक? माइनस इन्फिनाइट तक। तो दोस्तों पूर्णांक है, इंटीजर में क्या होगा कि ऋणात्मक भी है, जीरो भी है, धनात्मक भी है, इन सब का कॉम्बिनेशन ही क्या होगा? पूर्णांक। अगर मैं सिर्फ इतना माइनस वाला ले लूं, अगर मैं माइनस वाला ले लूं तो इसको मैं लिखूंगा ऋणात्मक इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। इसको क्या कहेंगे? माइनस इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। यदि मैं सिर्फ प्लस वाला ले लूं तो इसको कहूंगा धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, जीरो नहीं। अगर मैं माइनस वाला लेता हूं तो ऋणात्मक पूर्णांक, प्लस वाला लेता हूं तो धनात्मक पूर्णांक, और जीरो शामिल कर दिया जाए प्लस माइनस को मिला के, तो ये। तो दोस्तों यहां देखो, ध्यान से देखने वाली चीज है कि यदि मैं धनात्मक पूर्णांक लेता हूं, ये मेरे को प्राकृत संख्या जैसे दिखता है, तो कह सकता हूं कि जो धनात्मक पूर्णांक है वो एक प्रकार से प्राकृत संख्या है। लेकिन अगर माइनस को क्या मैं प्राकृत संख्या लूंगा? नहीं, प्राकृत संख्या माइनस में नहीं आएगी। जब भी कोई भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ऑप्शन में भी अगर माइनस दिया रहा और पूछा कि क्या ये प्राकृत संख्या है, तो आपको चेक करना रहेगा कि जितनी भी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होगी वही प्राकृत संख्याएं कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलो। आगे है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभाज्य संख्या हम पहचान नहीं पाते कि कैसी है, क्या है, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो हम इसमें ये देखते हैं कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो स्वयं से भाग जाए या एक से भाग जाए। फिर से दोस्तों, अभाज्य संख्याएं क्या होगी? जो स्वयं से भाग जाए या एक से भाग जाए, उसको हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। और जैसे कि देखो, जैसे कि 2 3 5, ये चलिए, ये क्या है? अभाज्य संख्या है। ये 2 में किसका भाग जाएगा? सिर्फ 2 का जाएगा और 1 का जाएगा। 3 में भी 1 का जाएगा और स्वयं का जाएगा। 5 में भी 1 का जाएगा और स्वयं 5 का जाएगा। एक और डेफिनेशन समझने के लिए, यदि जिसके 2 फैक्टर हो मतलब गुणांक, जिसके 2 गुणांक हो तो उसको भी हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। जैसे कि 2 को मैं बता दे रहा हूं, 2 के 2 फैक्टर कैसे? 2 को हम 1 से भाग दे सकते और 2 से भाग दे सकते, मतलब इसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, उसको भी हम प्राइम नंबर कहेंगे, या स्वयं से भाग जाए या 1 से भाग जाए। अब आ जाओ भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होगी? सीधी सी बात है, जिसमें स्वयं से भी भाग जाए, 1 से भी भाग जाए, इसके अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी भाग जाए, वो संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। या फिर कह सकते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 से ज्यादा फैक्टर हो। कैसे? जैसे कि देखो, जैसे मैं मान लो 2 ले लेता हूं, 2 में 1 से भाग जाएगा, 2 में 2 से भाग जाएगा, और किसी से जा सकता है क्या? नहीं। तो 2 क्या है? भाज्य संख्या होगी? नहीं होगी। 2 क्या भाज्य संख्या होगी? नहीं होगी। अगर मैं इसकी जगह 3 ले लेता हूं,
3 में भी 1 से भाग जाएगा और 3 से स्वयं से भाग जाएगा। क्या ये भाज्य संख्या होगी? नहीं होगी, क्योंकि इसमें 2 ही फैक्टर बन रहे हैं। अब देखो इसके आगे चलो 4 में देखो 1 से भी भाग जाएगा, 4 में 2 से भी भाग जाएगा और 4 में स्वयं 4 से भी भाग जाएगा। तो कितने फैक्टर बन रहे हैं? 3 फैक्टर बन रहे हैं। 3 फैक्टर का मतलब है कि 3 ऐसी संख्या है जिनसे 4 को डिवाइड कर सकता है, 1 से, 2 से, 4 से, मतलब 4 क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। तो दोस्तों समझने वाली चीज है कि अभाज्य संख्या जिसमें 1 और स्वयं से भाग जाए, और भाज्य संख्या जिसमें स्वयं से भी जाए, 1 से भी जाए और उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग जाए, उसको हम भाज्य संख्या कहेंगे। दोस्तों ये है सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। इसमें क्या होगा कि इसमें कोई भी 2 अभाज्य संख्याओं, दो अभाज्य संख्याओं का जो उभयनिष्ठ हो वो 1 हो। कैसे? जैसे मैं लिखा 2 और 3, ये 2 और 3 की संख्या का समूह है। इसमें देखो कॉमन क्या निकल रहा है? इसमें कॉमन क्या निकलेगा? सिर्फ 1 कॉमन निकलेगा। 2 और 3 में 1 कॉमन निकलेगा। वैसे ही 5 और 7 है, इसमें भी क्या कॉमन निकलेगा? यानी उभयनिष्ठ निकलेगा, 1 निकलेगा। इसको क्या कहेंगे हम? सअभाज्य संख्या। या हम ये भी कह सकते हैं जिन 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 आए, जिन 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 आए, हम उसको क्या कहेंगे? सअभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देखो 2 और 3 का महत्तम समावर्तक क्या आएगा? 1 आएगा। 5 और 7 का महत्तम समावर्तक क्या आएगा? 1 आएगा। तो दोस्तों चलो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। प्राकृत संख्या क्या होगी? जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 से चालू हो जाती है इनफिनाइट तक, प्राकृत संख्या कहलाएगी। पूर्ण संख्या क्या होगी? अगर यदि प्राकृत संख्या में मैं 0 को शामिल कर लूं तो क्या हो जाएगी? वो पूर्ण संख्या, होल नंबर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। इंटीजर क्या होते हैं? जिसमें 0, ऋणात्मक और धनात्मक सभी शामिल हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। यदि ऋणात्मक की बात करूं तो इसको ऋणात्मक इंटीजर कहूंगा, यानी ऋणात्मक पूर्णांक, और पॉजिटिव यानी इस साइड वाले को लूंगा, धन वालों को तो धन पूर्णांक कहूंगा। ठीक है दोस्तों। अभाज्य संख्या क्या होगी? जिसमें स्वयं से भाग जाए, 1 से भाग जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। या जिसके 2 फैक्टर हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। दोस्तों हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 2 जो है इसमें पूछता है कि अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? हमें 1 नहीं लगाना है, इसका आंसर क्या होगा? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। 1 नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये देखो, 1 अभाज्य संख्या नहीं है, ना ही भाज्य है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो मैंने बताया हूं कि अभाज्य संख्या में 2 फैक्टर होना चाहिए और भाज्य संख्या में 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। अब 1 में सिर्फ 1 का ही भाग जाता है, इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जा सकता। और अभाज्य होने के लिए 2 स्वयं और उसके अतिरिक्त 1 से भाग जाना चाहिए। इसमें 1 से जाता है, उसके अलावा किसी से भाग नहीं जाता, इसलिए अभाज्य नहीं हो सकती। भाज्य में तो 3 फैक्टर चाहिए, इसमें तो 1 ही है, तो इसलिए 1 जो है ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा तो 2, 1 पूछा तो ना भाज्य है ना अभाज्य है। ठीक है दोस्तों। अब देखो भाज्य संख्या है जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। या फिर जिसमें स्वयं से भाग जाए, 1 से भाग जाए और उसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग जाए, हम उसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या मतलब कि ऐसा समूह, संख्याओं का ऐसा समूह जिसका उभयनिष्ठ 1 हो, हम उसको क्या कहेंगे? सअभाज्य संख्या। या जिनका महत्तम समावर्तक 1 आता हो उसको क्या कहेंगे हम? सअभाज्य संख्या। तो ठीक है दोस्तों, इसके आगे कुछ और भी हैं डेफिनेशन, परिभाषाएं जो मैं आपको बताता हूं। तो ठीक है दोस्तों, उसके आगे कुछ और भी परिभाषाएं जैसे परिमेय, अपरिमेय, सम संख्या, विषम संख्या, इनको भी जानना जरूरी है क्योंकि एग्जामों में अधिकतर आ जाते हैं। तो दोस्तों परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें P और Q के फॉर्म में व्यक्त किया जा सकता है। P और Q के फॉर्म में व्यक्त किया जा सकता है जहां Q 0 के बराबर नहीं होता। याद रखना दोस्तों, Q 0 नहीं होता। यदि यहाँ Q 0 हो गया तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा। जो अगर यहाँ 0 हो गया तो 0 हो गया, मतलब ये परिमेय संख्या में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। कैसी होगी परिमेय संख्या? क्या होगी? जैसे कि 1 परिमेय संख्या हो सकती है, 2 परिमेय संख्या हो सकती है, 1/2 परिमेय संख्या है, 3/4 परिमेय संख्या है, -5/4 परिमेय संख्या है, -5/7 परिमेय संख्या है, 7/-8 परिमेय संख्या है। जिनको हम P और Q के फॉर्म में व्यक्त किया जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है। आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये 1 और 2 में तो बटे में नहीं है। तो दोस्तों इनके अगर कुछ नहीं है मतलब 1 होता है, इसके बटे भी कुछ नहीं है मतलब 1 होता है। तो सब जितनी भी संख्या लिखा हो ये सब क्या आ जाएगी? परिमेय संख्या होगी, जिनको P और Q के फॉर्म में व्यक्त नहीं किया जा सकता और Q ≠ 0। अब देखो अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या व्यक्ति है जिन्हें P और Q के फॉर्म में व्यक्त
नहीं किया जाता वो कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। कैसे? जैसे कि पाई क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या हो जाती है। जैसे कि रूट के अंदर यदि कोई संख्या है तो वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगी। यदि मैं अगर लिख दूं √4 तो दोस्तों √4 क्या हो जाएगा? इसका मान जब उसको सॉल्व करेंगे तो 2 हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना, कभी एग्जाम में दे दिया तो √4 मतलब इसको सॉल्व करने पे 2 आ रहा है, मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। यदि ऐसा लिखा हो तो ये भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ हमें एक छोटी सी बात ध्यान देना है कि देखो पाई जो है अपरिमेय में है, लेकिन यदि पाई का मान 22/7 जो है, पाई का मान जो 22/7 है पी और क्यू के फॉर्म में व्यक्त है और किसी भी प्रकार का रूट नहीं लगा है, मतलब ये क्या हो जाएगा? 22/7 क्या आ जाएगा? 22/7 एक परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन यदि पाई पूछा तो अपरिमेय संख्या और 22/7 पूछा तो परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद आ जाओ सम, इवन नंबर। सभी लोग जानते हैं कि इवन नंबर क्या होता है? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, इवन नंबर कहलाएगी, यानी सम संख्या कहलाएगी। या जिन संख्याओं के आखिरी में 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8 ये होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सम संख्या। या जो 2 से विभाजित हो। विषम संख्या जस्ट अपोजिट, जिनकी जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती वो क्या कहलाएगी? विषम संख्या है। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 ये क्या कहलाएगी? विषम संख्या है। यहां मैं आपको एक छोटा सा डाउट क्लियर करना चाहता हूं कि यदि हर विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। याद रखना, हम हमेशा सोचते हैं कि यार 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, ये तो विषम संख्या है, तो ये प्राइम नंबर भी हो रहे होंगे। नहीं, प्राइम नंबर के लिए मैंने बताया हूं कि प्राइम नंबर में जो सिर्फ स्वयं से भाग जाए और 1 से भाग जाए उसी को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। और विषम संख्या में मतलब जिसमें सिर्फ 2 से भाग नहीं जाता या जिनसे 2 से भाग नहीं जाता वो सब क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। तो दोस्तों इन्हीं नंबर सिस्टम में इन्हीं पे आधारित कुछ क्वेश्चन हैं जो हम करते हैं आगे। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको इनकी एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। परिमेय संख्या जिनको पी और क्यू के फॉर्म में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ क्यू 0 के बराबर नहीं होता, जिनको जैसे ये संख्या लिखा 3/4 -5/4, ये क्या हो जाते हैं? परिमेय संख्या में आ जाएंगे। याद रखना है अपरिमेय संख्या है क्या हो जाती है? जो पाई है रूट के अंदर, करनी के अंदर आ जाता है। दोस्तों यहाँ देखो पाई का मान अगर 3.14 लिखा मैंने, पाई का मान 2 प्रकार का होता है, 22/7। अगर अपॉन में दिया है 22/7 दिया तो परिमेय संख्या, और दशमलव में दिया है तो ये अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों। सम पता ही है, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है, और जो 2 से विभाजित नहीं होती विषम संख्या कहलाती है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक जो हमने परिभाषाएं पढ़े उन पे आधारित रहते हैं, जो एग्जामों में अक्सर आ जाते हैं। जैसे पूछ लिया क्वेश्चन कि 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी अभाज्य संख्या है? तो यह तो हम इसको तो गिन सकते हैं, 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है डायरेक्ट गिन सकते हैं, लेकिन इसको आपको याद रख लो कि 1 से 20 के बीच कितनी हो जाती है? 4। मैं आपको कुछ फैक्ट लिखवा दे रहा हूं जो एग्जामों में अधिकतर आते हैं, आपको बस ध्यान रखना है। 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हो गई? 4। 1 से 50 के बीच कितनी हो जाएगी? 1 से 50 के बीच 15 हो जाती है। 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी? जो एग्जामों में अधिकतर पूछ लेता है, डायरेक्ट पूछ लेता है कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। अब हम वहाँ एग्जाम में निकालते तो बैठेंगे नहीं, हमें बस उसको क्या होना पता रहना चाहिए। तो छोटी छोटी चीजें जो हमें पता रहना चाहिए। तो 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हो जाती है? 25। यदि पूछ लिया 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो हमको पता रहना चाहिए 10। इसी तरह से यदि 1 से 200 के बीच पूछा तो अभाज्य संख्या कितनी होती है? 1 से 200 के बीच अभाज्य संख्या 46 होती है। ठीक है दोस्तों। यदि पूछा 1 से 500 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 1 से 500 के बीच 95 होती है। इतना कभी नहीं आएगा, लेकिन एक जनरल इंफॉर्मेशन है आपके लिए। यदि 1 से 1000 के बीच पूछा कि कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो आपको पता रहना चाहिए कि 168। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो कभी एग्जामों में आती है, जैसे 1-2 बार व्यापम वाला पूछ लेता है कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो बस ये बेसिक स्ट्रक्चर जो आपको ध्यान रखना है, इधर के नहीं भी याद रखोगे चलेगा, लेकिन एक जनरल इंफॉर्मेशन है। और दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोला तो 2 लगाना है। मैं लिख दे रहा हूं, यदि भुजा
सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2। एक पूछा तो इसको लिखना है ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। पूछ लेता है कभी एग्जाम में आया क्वेश्चन कि एक कौन सी संख्या है, एक कौन सी संख्या है, भाज्य अभाज्य इनमें से कोई नहीं और भाज्य अभाज्य दोनों, तो हमको लगाना है इनमें से कोई नहीं, ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों नंबर सिस्टम जो पढ़ रहे हैं उसमें जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इन संख्याओं का योग ज्ञात करो या सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, या दे दिया कि जैसे ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन जैसे दिया है 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या है, जैसे इस प्रकार से दे दिया कि जैसे प्राकृत संख्या जो चल रही है इनका 100 तक का योग क्या है। इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो इनमें हमें एक कॉन्सेप्ट है या एक फार्मूला कह सकते हो जिसको हमें पता रहना चाहिए। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2 और इंटू n। तो दोस्तों ये जो n है, n मतलब कितनी संख्या दी गई है, इसमें हम इनको अगर हम 1 से 100 तक जोड़े तो वो काफी टाइम हो जाएगा, इसलिए ये संख्या का एक योग का एक फार्मूला बना है कि हमें पहली संख्या अंतिम संख्या बटे 2 और n मतलब 1 से लेके 100 तक कितनी संख्या है। तो यहाँ तो सिंपल से दिया हुआ है कि 1 से लेके 100 तक तो 100 संख्या है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। प्रथम संख्या क्या हो जाएगी 1, अंतिम संख्या 100 बटे 2। n मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या है, देखो यहाँ तो दिक्कत नहीं है, 1 से चालू हुई 100 तक खत्म हुई मतलब 100 संख्या है। इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 101, ये हो जाएगा 100 बटे 2, इसको काटोगे तो 50 बार, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये तो 0, 5 एकम 5, फिर 0, फिर 5 एकम 5, तो ये इसका आंसर। तो दोस्तों कैसे किए हमने, फिर से देखो, अगर कभी ऐसा दे दिया 1 से लेके 100 तक संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो उसके लिए एक फार्मूला है, पहली संख्या अंतिम संख्या, पहली संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2 गुणित n क्या है, संख्याएं कितनी हैं, कितने पद दिए, कितने टर्म दिए हैं, वो उसके बारे में बताया। हमें ऐसा दिया रहा तो डायरेक्ट इसमें आप बता सकते हो कि 1 से 100 तक पूछा है तो यहाँ पर कितने n कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, पहली संख्या अंतिम संख्या बटे 2 गुणित 100, इसको सॉल्व करोगे तो ये इसका आंसर। अब दोस्तों ये देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग बोला है। पहले तो हमें पता रहना चाहिए, मैंने इसके पहले बताया कि सम संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है। तो चलो 60 तक की सभी सम संख्याओं का हम स्टार्ट कहां से करेंगे, 2 से करेंगे, 2 4 6 8, कहां तक चलेगा, 60 तक बोला है, योग बोला है, चलेगा योग इनका कहां तक, 60 तक। 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग बोला है तो ये मैंने लिख दिया 2 4 6 8, इसी तरह चलते रहेगी 60, कहां 60 तक की सम संख्या को योग। अब देखो वही करना है, पहली संख्या अंतिम संख्या बटे 2 इंटू n, पहली संख्या 2 हो जाएगी इसकी, अंतिम संख्या 60 बटे 2। अब हमारे सामने ये आ जाएगी कि n क्या रखें, हम कैसे पता लगा लेंगे, कैसे पता करेंगे कि 2 से 60 के बीच कितनी संख्या है, ये हमारे लिए सोचने की बात है। तो या तो इसका एक फार्मूले से आप n निकाल सकते हो या आप इसको जनरल समझ के निकाल सकते हो। जैसे देखो 1 से अगर मैं इसको सोचूं कि ये 1 से चालू हुई है, 1 से लेके 60 तक, तो इसमें कुछ विषम होंगे कुछ सम होंगे, तो यानी मैं ये कह सकता हूं कि जनरल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कि इसमें अगर 30 सम है तो 30 विषम होंगे, इसमें अगर 30 सम है तो 30 विषम होंगे। तो देखो सम संख्याओं का योग पूछा है 60 तक की, तो मैंने क्या कर दिया, 30 सम है तो 30 विषम है, तो बस यहाँ क्या रख दूंगा मैं, इनका मान 30 रख दूंगा। इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा 62 बटे 2 गुणित 30, इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 15, 15 दूनी 30, 15 छक्के 90 और 30, ये 3 93, 930 इसका आंसर। यदि आपको कंफ्यूजन आएगा कि यहाँ सम इतने विषम इतने कैसे निकाले, तो उसका एक फार्मूला है कि कितने पद कैसे निकाला जाए। तो देखो यदि मेरे को पदों की संख्या पता करना है, किसी भी सीरीज के पदों की संख्या पता करना है, तो मैं अंतिम पद माइनस प्रथम पद, मैं लिख दे रहा हूं फार्मूला, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर प्लस 1,
ये हो जाता है। यदि आपको ऐसा निकालने में दिक्कत जाएगी कि n कितने हैं तो आप इससे निकाल सकते हो, यानी आप n का मान निकालना है तो इससे निकाल सकते हो। जैसे कि देखो अंतिम पद कितना है 60, प्रथम पद कितना है 2, सार्वंतर मतलब इनके बीच का डिफरेंस। इस सीरीज में इनके बीच का डिफरेंस क्या चल रहा है, इनके बीच 2 है, 2 का डिफरेंस चल रहा है सभी में, तो क्या हो जाएगा 2 + 1, तो ये देखो ये कितना हो जाएगा 58/2 + 1, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 9 18 + 1 यानी +1 कितना हो गया 30। तो देखो दोस्तों हमने इसमें कितने पद हैं, हमने इस फार्मूले से निकाल लिया 30 पद हैं, या आप बेसिक इन्फॉर्मेशन से भी पता कर सकते हो कि यदि 1 से 60 तक की संख्याओं के बीच 30 सम होंगे तो 30 विषम होंगे। इससे आपने ये दिया। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लो, यदि ऐसा दिया हो 1 से लेकर 100 संख्याओं का योग पूछा हो तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 × n, डायरेक्ट इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर। 60 तक की सभी सम संख्या का पूछेगा तो आप क्या करोगे 2 4 6 8 ये सम संख्या है, 60 तक लिख लोगे और उसके बाद इसको सॉल्व कर लोगे, ये आंसर। यदि पूछा कि 60 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा तो दोस्तों इसमें क्या करना है 2 4 6 8 की जगह 1 3 5 7 कहाँ तक, क्या 60, देखो मैं बता दे रहा हूँ। यदि पूछ लिया सम की जगह विषम पूछ लिया, यदि सम की जगह विषम पूछ लिया कि 60 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या है, तो विषम संख्या कहाँ से शुरू हो जाती है 1 से, 1 3 5 7, ये कहाँ तक चलेगा 60 तक बोला है तो 60 तो सम संख्या आ जाती है तो 59 यहाँ तक। उसी तरह फिर इसको पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणित इसमें भी 30 विषम संख्या आएगी और इस तरह इसको सॉल्व करोगे तो 60 तक की सभी विषम संख्याओं का मान निकल जाएगा। तो दोस्तों ये है अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। तो हम अभी जो इसके आगे इसके पहले इसमें जो पढ़े क्वेश्चन किए हमने जो पहला दूसरा उसी टाइप का है, पर इसमें थोड़ा घुमा के दे दिया है। 3 के प्रथम 10 गुणज मतलब क्या हो जाएंगे 3 का टेबल, एक प्रकार से इसको 3 का टेबल कह सकते हैं, जैसे 3 6 9 ये कहाँ तक चलेंगे 10 गुणज मतलब 30, 3 का टेबल पढ़ोगे 30 तक तो 10 तक हो जाता है, उसका योग पूछा है क्या होगा। पर लेकिन इसको डेफिनेशन के रूप में दे देता है कि 3 के प्रथम 10 गुणज का योग क्या होगा। तो हमें पहले ये पहचानना होगा कि वो पूछ क्या रहा है। तो वो कुछ नहीं पूछा है, 3 का जो टेबल होता है उसी को जोड़ने बोल दिया है। तो देखो मैंने बताया इसमें कि कैसे जोड़ा जाता है, पहला पद और अंतिम पद बटे 2, कितने पूछा है। अब इसमें निकालने के लिए नहीं जरूरत पड़ी, क्यों, क्योंकि यहाँ दे दिया कि 10 गुणज का योग, तो डायरेक्ट यहाँ करोगे n का मान कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना हो गया 33/2 × 10, इसको काटोगे ये 5 × 15 5 × 15 और 1 16 165 ये आंसर। तो दोस्तों क्या किए, क्वेश्चन पूछा 3 के प्रथम 10 गुणज का योग क्या होगा, हमने 3 का टेबल कर दिए 30 तक, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 × 10, 10 कहाँ है यहाँ दे चुका था n का मान, ये इसका आपका आंसर। अब पूछा ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है 21 22 23 ये चल रहा है कहाँ तक 75 तक संख्याओं का योग, 75 तक संख्याओं का योग बोला है क्या होगा। चलो योग निकालना है तो हमें पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। अब यहाँ क्या लेंगे, दिक्कत हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में आ जाती है कि हम n का मान क्या लेंगे, क्या हम इसको 21 से लेकर 75 तक गिनेंगे, नहीं। तो हमें बस कॉमन सेंस लगाना है कि देखो 1 से लेके 75 तक कितनी संख्या हो जाएगी 75, 1 से लेके 75 तक कितनी संख्या हो जाएगी 75, और 1 से लेके 20 तक कितनी संख्या हो जाएगी, 1 से लेके 20 तक संख्या कितनी हो जाएगी 20। मैं 20 तक क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये जो सीरीज है वो 21 से चालू है 75 तक, तो 1 से 75 तक 75 हो जाएंगे, 1 से 20 तक 20 हो जाएंगे, तो इनको अगर मैं घटा दूं तो ये कितना आ जाएगा 55। मतलब 21 से लेके 75 तक कितनी संख्या हो गई 55। बस ये रख दिए, इसको सॉल्व कर लो 96/2 × 55, इसको सॉल्व कर लो 2 चौ 8 2 8 16, ये कितना हो जाएगा 48 × 55, इसको सॉल्व कर लो ये हो जाएगा 26 40, ये आपका आंसर। तो दोस्तों कैसे किए, यदि यहाँ पूछा 21 22 23 75 तक संख्याओं का योग क्या होगा,
तो हमें तो पता है पहला पद और अंतिम पद बटे 2। हमें दिक्कत जाती है n कितना रखें। हमने क्या किए, हम जानते हैं कि 1 से 75 तक संख्याओं का योग 75, 1 से 20 तक संख्याओं का योग 20, इसमें से इसको घटा दोगे 55, यानी 21 से लेके 75 तक संख्याओं का योग 55। यदि आपको ऐसा नहीं बन रहा है तो मैंने जो फार्मूला बताया हूं क्या बताया हूं, n निकालने का, अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन सार्वंतर प्लस 1। आप इससे भी निकाल सकते हैं, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, सार्वंतर कितना चल रहा है, 1 1 का चल रहा है, प्लस 1। तो आप इससे भी निकाल, चलो देखो 75, अंतिम पद कितना है 75, प्रथम पद कितना है 21, सार्वंतर इनके बीच कितने का डिफरेंस चल रहा है, 1 1 का, 1 प्लस 1, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 2 गया 5, प्लस 1 कितना होगा ये 55। तो दोस्तों देखो n निकाल के अगर नहीं बन रहा है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप फार्मूले से इसको 55 डायरेक्ट निकाल सकते हो या मान रख सकते हो। इस तरह से ये आपका आंसर। दोस्तों अब ये क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या बोला है, ऐसा दिया हो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, ऐसा दिया हो 60 का वर्ग तक का योग पूछा है। जब भी स्क्वायर के फॉर्मेट में दिया हो तो इसका एक फार्मूला होता है, इनके योग का एक फार्मूला होता है, वो होता है n+1 2n+1/6। आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, n मतलब कहाँ तक दी गई संख्या है, कहाँ तक पूछा है, 60 तक पूछा है, तो n का मान क्या हो जाएगा 60। तो n का मान क्या हो जाएगा 60, बस आपको उसके मान को वहां रख देना है। क्या हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60 + 1, 60 दूनी 120, 120 + 1 अपॉन 6, यानी हो जाएगा 60 × 61 × 121/6। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर। इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 10 बार। इसके बाद आप क्या करोगे, 61 का गुणा 121 में कर लो, 61 एकम 61 का 1, हासिल का आ गया 6, 61 दूनी 122 और 6 128 की 8, हासिल का आ गया कितना 12, 61 एकम 61, 61 और 12 हो जाता है 73, और ये 10 का ये 0, ये आपका आंसर। जब भी अगर क्वेश्चन दोस्तों, जब भी क्वेश्चन यदि इस फॉर्मेट में दिया हो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कहाँ था 60 के स्क्वायर तक का योग दिया है, या कहीं भी हो सकता है 80 90 कहीं भी हो सकता है। अगर पूछा तो इसके योग का एक फार्मूला होता है, इसका जब भी योग निकालना रहा तो क्या होगा, स्क्वायर जब भी दिया रहा तो n+1 2n+1/6। n कैसे पता करेंगे, 1 से चालू हुआ है 60 तक गया है तो संख्याओं कितनी है 60। यदि नहीं पता आपको, कभी भी अगर मान लो 20 से चालू हुआ है नहीं पूछा, तो मैंने अभी इसके पहले तीसरे चौथे क्वेश्चन में जो बताया था कि पदों की संख्या कैसे निकालनी है, आप उससे निकाल सकते हैं। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर। अब चलो दोस्तों क्यूब वाला भी दिया है, तो इसका भी एक फार्मूला हो जाता है योग ज्ञात करने का। योग ज्ञात करने का क्या फार्मूला होगा, n+1/2 इसका होल स्क्वायर। दोस्तों बस आपको ये ध्यान देना है, n+1/2 इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यों। तो दोस्तों यहाँ n कितना है, 1 से चालू हो रहा है, कहाँ तक 20 तक, तो ये हो जाएगा 20। यहाँ देखो कितना 20 और 1, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, 20 और 1 21/2 पूरे पर स्क्वायर, ये हो जाएगा 20, ये गुणित 21, 21/2, 2 से काट दोगे कितना हो जाएगा 10 बार जाएगा, और ये 21 का स्क्वायर करोगे और ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा देखो दोस्तों, ये हो जाएगा 21 210 का स्क्वायर, मतलब इसका कितना हो जाएगा 4 4 21 का 441, और 0 2 बार आ जाएंगे जी, ये आपका आंसर। क्या किए, कभी भी क्यूब वाला दिया हो तो उसका ये फार्मूला आपको देखना है, n+1/2 का होल स्क्वायर, उसके बाद n कहां तक दिया 1 से 20 तक है तो n का मान 20, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर। तो दोस्तों उसकी चलो हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, यदि जैसे हमने स्क्वायर और क्यूब तो देखे, लेकिन कभी सम संख्याओं का पूछ लिया वर्गों का योग क्या होगा, तो उसके लिए क्या करना है, वर्गों का मैंने एक फार्मूला बताया था अभी कि n+1 2n+1/6। यदि सम और विषम नहीं पूछा, सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा, तो आपको डायरेक्ट वर्गों का योग पूछा तो आप ये लगाना है। लेकिन यदि सम संख्या या विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा तो आपको ये फार्मूला लगाना है, n+1 2n और n+2/6। यानी कि देखो यहाँ पर 2 आ जाता है और यहाँ पर नहीं आता, और यहाँ 1 की जगह 2 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लो। क्वेश्चन देखो क्या दिया, 2 का वर्ग 4 का वर्ग 6 का वर्ग, यानी विषम संख्याओं के वर्गों का योग दिया है। तो आपका बस क्या करना है, n का मान कितना आ जाएगा 20, क्योंकि यहाँ से चालू है 1 से 20 तक है,
लेकिन सम संख्या बोला है तो सम 4 6 8 20 तक चलेगा, तो 20 भी काउंट हो जाता है इसमें। तो ठीक है दोस्तों, तो n का मान कितना हो जाएगा 20, यहाँ रखो तो ये कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 20 और 1 21, 20 और 2 22/6। सॉल्व कर लो इसको, 2 से काट लो, 2 तिया 6, ये कट जाएगा 10 बार, ये कट जाएगा 3 7 21। तो इसको सॉल्व कर लो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 और ये 0। तो ये आपका आंसर। तो कैसे किए, सम संख्याओं का योग वर्गों का योग पूछा तो ये आपका फार्मूला है। क्वेश्चन अगर इस टाइप का दिया हो, आप बस n का मान रख देने का और आपको आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये नंबर सिस्टम का आज यहीं तक रखना है। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 1 था, और ऐसे ही पार्ट 2 में हम वो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी रेलवे बैंक में बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।